देखिए जितने भी स्टूडेंट क्लास 10 2026 में अपना पेपर देने वाले हैं भाई, उनके लिए आज की क्लास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा वायरल मॉडल पेपर डिस्कस करने वाला हूँ जिसके लगभग हर एक क्वेश्चंस आपके बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए सबसे ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और मैं एक चीज़ और आपको बता देता हूं कि जितने भी विद्यार्थी क्लास 10 2026 में पहली बार हमारी ये क्लास को देख रहे हैं, मैं आप सभी को बता देता हूं कि मैं लगभग आप लोगों के लिए हर सब्जेक्ट के 10 मॉडल पेपर कराऊंगा। और इन 10 मॉडल पेपर को जिन भी विद्यार्थियों ने एकदम शुरू से लगाकर एकदम लास्ट तक देख लिया, क्योंकि हर एक मॉडल पेपर में मैंने वह सारे क्वेश्चन सम्मिलित किए हैं जो क्वेश्चंस आपके 2026 बोर्ड परीक्षा में एकदम डायरेक्ट 101% आने वाले हैं, है ना। क्योंकि ये वह सारे क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए हैं। और आप सभी को पता होना चाहिए कि जो प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस होते हैं वही क्वेश्चंस आपके बोर्ड परीक्षा में आते हैं। ठीक है भाई, तो आज की इस क्लास को कंप्लीट देखना अगर आपको 95 प्लस स्कोर करना है विज्ञान में भाई। ठीक है, और मैं गारंटी दे रहा हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आप यह कहोगे कि भैया मैं बिल्कुल 70 में 60 प्लस तो नंबर लेकर के ही आऊँगा, क्योंकि आपने इस वीडियो में इतना मुझे बता दिया है। डेफिनेटली अगर आपने क्लास पूरी देखी तो मैं आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करूंगा। साथ ही साथ इस पूरे मॉडल पेपर को देखने के बाद आपके अंदर ऐसी ऊर्जा आ जाएगी जिससे कि आप ये सोचोगे मैं विज्ञान में डेफिनेटली मैं 95 प्लस अब लेकर के आऊँगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं अगर पेपर के फॉर्मेट की बात करता हूं तो देखिए पेपर का जो फॉर्मेट होगा सिंपल होगा, कुछ इस तरीके से पेपर होगा। अनुक्रमांक आपको यहां पर भरना पड़ेगा पेपर में। ठीक है, कॉपी की बात नहीं कर रहे हैं, पेपर की बात कर रहे हैं। यहां पर आप लोगों को अपना नाम फिल करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं आगे बात करता हूं पेपर की, तो यह पेपर आपको 3 घंटे 15 मिनट के अंदर पूरा समाप्त करना पड़ेगा भाई। स्टार्टिंग के जो 15 मिनट मिलेंगे आपको, यह 15 मिनट में आपको अपना पूरा प्रश्न पत्र, है ना, जो आपका पूरा प्रश्न पत्र है इसको पढ़ना होगा। यानी इस पूरे प्रश्न पत्र में भाई कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो वह सारी चीज़ें आपको स्टार्टिंग के 15 मिनट में एकदम अच्छे तरीके से भाई देख लेनी है ना। और 70 नंबर का ये हमारा पूर्णांक रहने वाला है, जिसके लिए मैंने आपको बताया कि अगर आपने हमारे संग चैनल से के साथ जुड़कर तैयारी की या फिर ये वीडियो ही आपने केवल पूरी देख ली, आप इजीली में 70 में भाई 60 नंबर लेकर के आने वाले हो। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कोई आप लोगों को इस सीके 801 कोड के अंदर आपको तैयार करने हैं। सारे क्वेश्चंस कोड नोट करके तैयार कर लेना भाई। तो चलिए देखते हैं और सारी चीज़ें अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ भाई, सबसे पहले जो आपके परीक्षा में जो पहला क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा ना, सबसे पहला क्वेश्चंस देखो आपकी स्क्रीन पर क्या दिख रहा है। और ये पहला क्वेश्चन हमारा रहने वाला है, सबसे पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूं कि जितने भी आपके सबसे पहले प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे माय डियर स्टूडेंट्स, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके बहुविकल्पी होंगे। यानी ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कि आपको एक एक नंबर के परीक्षा में देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, ये टोटल क्वेश्चंस आपके 20 पूछे जाएंगे, है ना। और मेरा टारगेट है भाई कि कम से कम आप लोगों को 20 में कम से कम 18 से 19 क्वेश्चन सही करके आने हैं, है ना। ये तभी आप कर पाओगे जब आप हमारे द्वारा या फिर किसी भी टीचर के द्वारा बताए गए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को परीक्षा से पहले तैयार कर लेते हो, क्योंकि आपके परीक्षा के बहुत कम अब समय बचा हुआ है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले यहाँ डिस्कस करेंगे बहुविकल्पी क्वेश्चंस जो कि आपके खंड आ में रहने वाले हैं। ठीक है, और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे उपखंड का को, और उपखंड का में हम देखेंगे सबसे पहला भाग जो कि हम लोगों का है केमिस्ट्री। ठीक है भाई, तो केमिस्ट्री सबसे पहले आपकी परीक्षा में कह सकते हो साइंस में पूछी जाएगी, जिसके लगभग आपको कम से कम 5 से 6 क्वेश्चंस परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहला क्वेश्चन देखो भाई, सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, और बहुत बारी क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है। क्वेश्चन है कि 1 विलयन में हाइड्रोजन आयन, ठीक है, हाइड्रोजन आयन सांद्रण कर लो इसको, सांद्रण। तो कह रहा है कि 1 विलयन हाइड्रोजन आयन सांद्रण 1 × 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर है। कह रहा कि इस विलयन का पीएच मान कितना होगा। ठीक है, और क्या कह रहा कि इस विलयन का पीएच मान कितना होगा। देखो हाइड्रोजन आयन सांद्रण कितना दे रखा है, 1 × 10⁻⁷। देखो 1 × 10⁻⁷। आपको पता होगा जब भी कभी हम पीएच मान निकालते हैं तो एक फार्मूला लगाते हैं माइनस का लॉग, ठीक है, और ब्रैकेट में H+।
ठीक है, ये फार्मूला हम लोग लगाते हैं, जिनको नहीं पता वो देख लो भाई। इस फार्मूले का इस्तेमाल करके हम इस टाइप के सारे क्वेश्चंस करते हैं, पर मैं आपको इस क्वेश्चंस को डायरेक्ट बताऊंगा आपको डायरेक्ट पेपर में कैसे करके आना। देखो आपको क्या करना है भाई, समझ लो, डिटेल से समझ लो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। देखो ये आपका माइनस का लॉग होता है, तो ये पूरा माइनस का जो लॉग होता है ना, इसकी वैल्यू जो होती है भाई वह ये होती है -7, यानी इस पूरे की जो वैल्यू होती है भैया वह होती है -7, यानी जो 10 की घात में -7 दे रखा है ना, इसकी होती है पूरी वैल्यू। आया समझ में? तो मतलब ये -7 मैं यहाँ पर ब्रैकेट में -7 करके pH बराबर में करके लिख दूंगा। अब यहाँ से जो हमारा pH मान निकलेगा, माइनस माइनस प्लस कर दो तो 7 हमारा यहाँ से आंसर आ जाएगा। अगर मैं डायरेक्ट ऑप्शन की बात करता हूँ तो आपको कुछ नहीं करना, जो 10 की घात ये -7 दे रखा है ना, बस इसी को आपको क्या करना है, इसी को माइनस से हटा करके आपको +7 कर देना, यानी ये आपका केवल 7 बन जाएगा। और देखो यह 7 और ये 7 बिल्कुल बराबर दिख रहा है ना, ये होता है एक शॉर्टकट तरीका और ये होता है एक लॉन्ग फॉर्मेट। मतलब कि आपके पेपर में जब 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा तब कुछ इस तरीके से आपको करना है, लेकिन अगर ये एमसीक्यू में पूछा जाएगा तो भाई डायरेक्ट से ये ऋणात्मक में है, इसको आपको धनात्मक में परिवर्तित कर देना है। अगर ये धनात्मक में दे रखा है तो आपको ऋणात्मक में परिवर्तित कर देना है। इस चीज़ को आपको भाई साहब याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो अगले क्वेश्चन नंबर 2 को नोट करो सभी विद्यार्थी, और जितने भी स्टूडेंट्स हमारी क्लास को देखते हैं भाई, अगर आपने क्लास को लाइक नहीं करते हो ना, लाइक कर दिया करो, क्योंकि आप सभी को पता है कि हम ऐसे क्वेश्चंस कराते हैं जो कि भैया 2026 में हो या फिर किसी भी ईयर में हो, हर साल पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डेफिनेटली क्वेश्चंस आपकी परीक्षा 2026 में 100% आने वाले हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही ऑप्शन लगा लो बी नंबर, यानी PbNO3 का होल ट्वाइस हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी ये जो हमारा लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होता है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 3 देखो और इसका सही आंसर बताने का सभी विद्यार्थी प्रयास करो। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि जल को जीवाणु रहित करने में उपयोगी पदार्थ है, यानी जो हमारा जल होता है जिसको हम लोग H2O बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारा जल होता है ये भाई साहब बहुत सारे पैमाने पर कह सकते हो उपयोग किया जाता है। जैसे कि इसका उपयोग हम लोग कह सकते हो बड़े से बड़े पैमाने में स्विमिंग पूल में करते हैं। ठीक है, स्विमिंग पूल में इसका इस्तेमाल करते हैं भाई। ठीक है, बड़ी से बड़ी जो वाटर यानी जो पानी की टंकी होती है ना, वहाँ पर हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो मतलब कि क्या होता है कि जल का उपयोग कह सकते हो अलग अलग उद्योगों में अलग अलग तरीके से प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब ये जल हमारा प्रदूषित हो जाता है, इसमें जीवाणु पड़ जाते हैं, तो इसको जीवाणु रहित करने के लिए हम लोग इसमें ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि पानी हमारा स्वच्छ और शुद्ध हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सभी विद्यार्थी एकदम सही लगा लेंगे कि जल को जीवाणु रहित करने में उपयोगी पदार्थ हमारा ब्लीचिंग पाउडर होता है, जिसका फॉर्मूले यानी जिसके रासायनिक सूत्र की यदि मैं बात करता हूं तो रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2, यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। याद कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये आपके परीक्षा के लिए। ठीक है भाई, चलो अगले क्वेश्चंस को देखो, क्वेश्चन नंबर 4 को, और इसका सभी विद्यार्थी आंसर बताने का प्रयास करेंगे, है ना। तो बात करते हैं। देखो यहाँ क्वेश्चंस कह रहा है कि रासायनिक समीकरण BaCl2 + H2SO4, ये दोनों जो आपके अभिकारक है ना, BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड और H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। तो भैया हाइड्रोजन सल्फेट जब बेरियम क्लोराइड से अभिक्रिया करता है तो बना लेता है बेरियम सल्फेट, और साथ ही साथ HCl भी बन जाता है। तो ये दोनों ही अभिकारक जो हैं कह सकते हो कि अभिक्रिया करके, है ना, 2 उत्पाद हमारे बना रहे हैं। अब हमसे ये पर्टिकुलर रिएक्शन यह कह रही है कि यह रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है। देखो कह रहा है कि इस रासायनिक अभिक्रिया में अपचायक है। अपचायक का मतलब होता है कि सबसे पहले आपको यह बताना है कि अपचायक कौन है। तो देखो सबसे पहले अगर मैं अपचायक की बात करता हूं तो BaSO4 आप लोगों का यहां पर अपचायक हो जाएगा, और BaSO4 के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो आपको यहां पर टिक लगाना है कि हमारी रासायनिक अभिक्रिया ये कौन सी है। तो देखो BaSO4 हमारा एक प्रकार से अपचायक है, यानी अवक्षेप है। क्या है भैया? अवक्षेप है। अवक्षेप यानी वह जो जल के साथ घुलनशील नहीं होता है, घुलनशील नहीं होता है। ठीक है,
अब ये मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आप चीज़ों को एकदम अच्छे से समझ पाएं। देखो अपचायक यहाँ पर हमारा BaSO4 है, इसको हम लोग अवक्षेप भी बोल सकते हैं। अवक्षेप का मतलब होता है एक ऐसा कह सकते हो कि एक ऐसा ठोस पदार्थ जो कि जल के साथ पूर्णतः घुलनशील नहीं होता है, उसको हम लोग अवक्षेप या फिर बोलते हैं अपचायक। और यहाँ पर हमसे रिएक्शन पूछी गई थी, रिएक्शन कौन सी हो जाएगी भैया? तो रिएक्शन हमारी हो जाएगी डियर स्टूडेंट्स अवक्षेपण अभिक्रिया। सभी विद्यार्थी नोट कर लें, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और हर साल एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा में अभिक्रिया से रिलेटेड जरूर आता है। तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेंगे भाई, क्योंकि काफ़ी बार ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा गया है और मैं चाहता हूं कि आप इस क्वेश्चन को परीक्षा से पहले तैयार करके जाएं, क्योंकि काफ़ी बार ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन को नोट करो, चलो बात करते हैं। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 5 नोट करेंगे सभी विद्यार्थी, है ना। प्रश्न नंबर 5 को नोट करेंगे। तो 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु एक अम्ल, ठीक है, अम्ल कुछ भी नहीं होता है, अम्ल की जगह अम्ल कर लेंगे सभी विद्यार्थी। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ऐसी धातु होती है भैया जो कि अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन में टिक लगा देता हूँ, मैग्नीशियम और जिंक, ठीक है, यानी मैग्नीशियम या फिर जिंक। देखो होता क्या है कि अगर मैं सक्रियता श्रेणी की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ? यदि मैं बात करता हूँ सक्रियता श्रेणी की, सक्रियता, ठीक है, किसी को नहीं पता होगा तो मैं आपको बता देता हूँ। सक्रियता श्रेणी का मतलब होता है एक ऐसी रासायनिक श्रेणी जिसके द्वारा हम लोग यह पता कर सकते हैं कि हाइड्रोजन से ऐसी कौन सी धातु है जो अधिक अभिक्रियाशील है, और जो अधिक अभिक्रियाशील धातु होगी हाइड्रोजन से, वह हाइड्रोजन को क्या कर पाएगी? विस्थापित कर पाएगी। तो अगर मैं बात करता हूँ मैग्नीशियम की, अगर मैं बात करता हूँ मैग्नीशियम की, अगर मैं बात करता हूँ जिंक की, तो ये दोनों ही धातुएं जो होती हैं कह सकते हो कि हाइड्रोजन से ऊपर आती हैं। इसी वजह से ये दोनों ही धातुएं हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं उसके विलयन से। वहीं अगर मैं बात करता हूँ Hg यानी पारा की, Pt यानी प्लेटिनम की और Cu यानी कॉपर की, तो ये तीनों की तीनों धातुएं कह सकते हो हाइड्रोजन से भैया नीचे आती हैं। इसी वजह से ये तीनों धातुएं कह सकते हो कि हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाती हैं। डेफिनेटली क्वेश्चंस आप लोग तैयार कर लोगे और सक्रियता श्रेणी से एक क्वेश्चंस आपके परीक्षा में 101% फिक्स है भाई, 100%, है ना। तो तैयार कर लेना इस क्वेश्चंस को। अब चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 सभी विद्यार्थी नोट करेंगे और केमिस्ट्री का ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, यानी केमिस्ट्री के टोटल 6 क्वेश्चंस आपको तैयार करने हैं। डेफिनेटली 6 के 6 क्वेश्चंस आपको बोर्ड परीक्षा में भाई 100 के 100% देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि क्लोरीन अणु, तो क्लोरीन अणु में उपस्थित आबंध होता है। तो अगर मैं बात करता हूं क्लोरीन अणु की, तो आपको यह बताना है कि इस क्लोरीन अणु में उपस्थित आबंध आप लोगों का कौन सा होता है। देखो ऑप्शन में आपको आयनिक आबंध दे रखा है और अकाल कर लो, मतलब अकाल को हटा लो, एकल कर लो, ठीक है, एकल कर लो। तो आयनिक आबंध हो गया, एकल सह संयोजक बंध हो गया, द्विसह संयोजक बंध हो गया, ठीक है, त्रिसह संयोजक बंध हो गया। तो देखो क्लोरीन अणु की अगर मैं बात करता हूँ, क्लोरीन अणु कैसे होते हैं? देखो Cl2 जो होता है, Cl, ये हमारा क्लोरीन अणु होता है, यानी Cl2। अब देखिए Cl2 की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें उपस्थित आबंध जो हमारा होता है ना, वह हमारा होता है एकल सह संयोजक आबंध, है ना। तो यह हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा भैया। इसको आप सभी विद्यार्थी एकदम सही लगा लेंगे। जितने भी प्यारे विद्यार्थी क्लास को देख रहे हैं, लाइक नहीं किया लाइक कर देना। डेफिनेटली मैं आपको वह सारे क्वेश्चंस करा रहा हूं जो क्वेश्चंस आपकी 100% एग्जाम 2026 में आपके पूछे जाने वाले हैं। जितने भी विद्यार्थी ऐसा लगता है कि भाई हमको कंप्लीट कोर्स करके कुछ चाहिए है, जितने भी विद्यार्थियों को ऐसा लगता है कि भैया हमें कंप्लीट कोर्स, ठीक है, कंप्लीट कोर्स चाहिए है, और कंप्लीट कोर्स का मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूं कि कंप्लीट कोर्स में मैं आप लोगों के लिए हर एक सब्जेक्ट की एक ई बुक तैयार किया हूं। हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, साइंस हो गया, ठीक है, मैथ हो गया, ठीक है, सोशल साइंस हो गया, यानी क्लास 10th के लिए सोशल साइंस हो गया। तो इन सभी सब्जेक्ट की मैंने क्या की है, कंप्लीट ई बुक तैयार की है। अब ई बुक में क्या होने वाला है, ई बुक में क्या स्पेशल होने वाला है? देखो ई बुक में आपका स्पेशल ये होने वाला है, सबसे पहले इसका जो अमाउंट है मात्र 15 रुपये है, मात्र 15 रुपये इसका अमाउंट है भाई। इसके अंदर जो आपको चीज़ें मिलने वाली हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलेंगे, है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलेंगे। इसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के, है ना, इंपॉर्टेंट जो हमारे टॉपिक्स होंगे
उसके अंदर जितने भी आपके टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे, जैसे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक से आपका एमसीक्यू कौन सा आएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक से आपके लॉन्ग क्वेश्चंस कैसे आएंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक से आपके शॉर्ट क्वेश्चंस कैसे आएंगे। तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट टॉपिक के जरिए 70 में 70 वाली तैयारी आपकी कराई गई है इस ई बुक के जरिए। प्राइस मात्र 15 रुपये रहने वाला है। आप सभी को पता होगा कि भैया यूट्यूब पर बहुत से बड़े बड़े चैनल हैं जो कि आप सभी को 700 रुपये, 2000 रुपये, 3000 रुपये, ठीक है, 600 रुपये, इतना महंगा महंगा कोर्स बेचते हैं और आप लोग परचेस कर लेते हो और उसमें कुछ भी नहीं होता है। लेकिन हमारी टीम ने मिलकर के आपके लिए बेहतर से बेहतर ई बुक तैयार की है ना, हर एक सब्जेक्ट की। तो आप उनको परचेस कर सकते हो अगर आपको लगता है कि मैं 95 प्लस लाना चाहता हूं और मुझे कंप्लीट कोर्स करके कोई चीज़ चाहिए है। तो डेफिनेटली एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना, और डिस्क्रिप्शन में अगर आपको लिंक अभी नहीं प्रोवाइड की गई है तो कुछ समय बाद आपको डेफिनेटली लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी, जहां से आप कंप्लीट ई बुक हर एक सब्जेक्ट की ले सकते हो। 15-15 रुपये सभी का प्राइस रहेगा। तो एक बार डिस्क्रिप्शन सभी विद्यार्थी जरूर चेक कर लेंगे, है ना। चलो भाई, अब मैं बात करने वाला हूं आगे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो जिसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं उपखंड का को, है ना, और अब हम डिस्कस करने वाले हैं उपखंड खा को। तो जितने भी विद्यार्थी क्लास को देख रहे हैं भैया, उपखंड खा में मैं डिस्कस करने वाला हूं भाई अब आप लोगों की बायोलॉजी। अब देखेंगे भैया बायोलॉजी के कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको 2026 परीक्षा में बोर्ड एग्जाम में 100% देखने को मिलने वाले हैं, है ना। तो सबसे पहला प्रश्न सभी विद्यार्थी नोट करेंगे भैया, फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा, 100% क्वेश्चन से आपके परीक्षा में फंसने वाला है। नोट कर लो कि फ्लोएम द्वारा भोजन का जो स्थानांतरण होता है वो किसके द्वारा होता है, तो सुक्रोज के रूप में। नोट कर लो भैया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 8 को नोट करेंगे सभी स्टूडेंट्स, और जितने भी प्यारी विद्यार्थी क्लास को देख रहे हैं भाई, है ना, लाइक शेयर करते रहना, है ना, ताकि आपके साथ दूसरों का भी भला हो। जब आप दूसरों का भला सोचेंगे भाई, तभी आपके साथ भला होगा। इस चीज़ को आप याद कर लेना, है ना। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग होता है जो संबंधित है। अगर मैं वृक्क की बात करता हूँ तो भैया वृक्क आपको याद कर लेना कि सी आकार की एक संरचना होती है ना। ये सी आकार की एक संरचना होती है जो हमारी वृक्क होती है। ये सी आकार की एक संरचना होती है जो कि संबंधित होती है उत्सर्जन से, ठीक है। नोट कर लो भैया, बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 9 नोट करेंगे सभी विद्यार्थी, और अगर मैं क्वेश्चन नंबर 9 की बात करता हूं तो यहां क्वेश्चन कह रहा है कि रुधिर जो हमारा होता है, शुद्ध रुधिर, है ना, तो शुद्ध रुधिर जो हमारा होता है ना, इसको शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है। यानी अगर मैं बात करता हूं शरीर की, ठीक है, अगर मैं शरीर की बात करता हूं तो शरीर में बहुत सारी हमारी, है ना, शिराएं होती है, महाधमनियां होती हैं। तो शरीर में जो हमारा रक्त जो बहता है, जो हमारा शुद्ध रक्त बहता है, शुद्ध रक्त, तो जो हमारा शुद्ध रक्त जो होता है शरीर के विभिन्न भागों तक जाता है, वह हमारी ले जाती हैं, यह हमारी महाधमनी। कौन ले जाती है? महाधमनी। महाधमनी क्या करती हैं कि जितना भी हमारा शुद्ध रुधिर होता है उसको शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती हैं। तो महाधमनी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी विद्यार्थी अच्छे से नोट कर लेंगे भाई, 101% क्वेश्चन ये फंसेगा आपके पेपर में, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन नोट करो, क्वेश्चन नंबर 10। चलो भाई अगला क्वेश्चन नोट करो, क्वेश्चन नंबर 10 कि निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन नहीं है। अगर मैं बात करता हूं यहां पर पादप हार्मोन की, तो इससे पहले मुझे ऑप्शन देखने पड़ेंगे कि कौन कौन से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, है ना। इसके बाद मैं इसका टिक लगाता हूं और आपको सही ऑप्शन बताता हूं। चलो भाई ऑप्शन की अगर मैं बात करता हूं कौन सा हमारा सही होगा यहाँ पे, तो देखो ऑक्सिन दे रखा है, साइटोकाइनिन दे रखा है, और आपका एब्सिक अम्ल दे रखा है, एस्कॉर्बिक अम्ल दे रखा है ना। तो अगर मैं बात करता हूँ सही ऑप्शन की, तो देखो एब्सिक अम्ल जो हमारा है ये हमारा एक पादप हार्मोन कह सकते हो होता है ना। लेकिन जो नहीं होता है वह हमारा होता है एस्कॉर्बिक अम्ल, है ना। तो ये हमारा एक पादप हार्मोन नहीं होता है। इसको आप नोट कर लो भैया, यह आप क्वेश्चंस आपके परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 11 नोट करेंगे सभी स्टूडेंट। अगर मैं 11 नंबर क्वेश्चंस की बात करता हूं तो देखो यहाँ क्वेश्चंस कह रहा है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है।
अगर मैं मुकुलन की बात करता हूँ कि भैया मुकुलन जो होता है इसके द्वारा अलैंगिक जन्म किस में होता है, तो होता है ईस्ट में। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा ईस्ट है ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, इसको आप लोग बिल्कुल सही कर लेंगे। ठीक है, चलो अगला प्रश्न नंबर 12 नोट करेंगे सभी विद्यार्थी। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कह रहा है कि एक लिंगी नर पुष्प, यहाँ ना लिखा हुआ है तो ना की जगह सभी विद्यार्थी नर कर लेंगे। सभी विद्यार्थी क्या कर लेंगे, नर कर लेंगे। यानी क्वेश्चन हमारा आप कह रहा है कि एक लिंगी जो नर पुष्प होता है इसमें हमारा क्या नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन की अगर मैं बात करता हूं तो ऑप्शन कह रहे हैं बादल, पुंकेसर, दल और आपका वार्तिकाग्र। अगर मैं एक लिंगी नर पुष्प की बात करता हूं तो एक लिंगी नर पुष्प में नहीं पाए जाते हैं वार्तिकाग्र, यानी वार्तिकाग्र जो होते हैं मादा पुष्प में पाए जाते हैं। तो इस चीज को आपको बड़े अच्छे से याद कर लेना भैया। ठीक है, चलो अगला प्रश्न नंबर 13 नोट करेंगे सभी विद्यार्थी। जितने भी स्टूडेंट क्लास को देख रहे हैं भैया लाइक शेयर करते रहना। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। अगर मैं दो तंत्रिका कोशिका की बात करता हूं, जैसे कि अगर मैं बात करता हूं कि हमारे पास कोई दो तंत्रिका कोशिकाएं हैं, है ना। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं तंत्रिका कोशिका का चित्र कैसा होता है भाई, ठीक है, इस तरीके से होता है, लंबा लंबा कुछ, है ना। तो दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य में जो खाली स्थान होता है ना उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं सिनेप्स, उसको हम लोग बोलते हैं सिनेप्स। ठीक है भाई, इस तरीके से देखो भाई डियर, जितने भी विद्यार्थी क्लास को देख रहे थे ना, मैं आपको बता देता हूं लगभग 7 प्रश्न, यानी क्वेश्चन नंबर 7 से लगा करके क्वेश्चन नंबर 13 तक जितने भी क्वेश्चंस मैंने यहां पर डिस्कस किए वह सारे के सारे क्वेश्चंस आपके बायो के वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस थे, जो कि अभी तक बहुत बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं जिस विद्यार्थी ने क्लास को पूरा देखा वह विद्यार्थी 70 में 70 की तैयारी पूरी पक्की कर लेगा कि कैसे कैसे प्रश्न हमारे प्रश्न पत्र में आते हैं, उसका पूरा नॉलेज गारंटी के साथ कह रहा हूं कि हो जाएगा। तो चलो भाई, अब मैं डिस्कस करने वाला हूं उपखंड गा को, यानी उपखंड गा को। ठीक है, और इस उपखंड गा में आपके जितने भी एमसीक्यू देखने को मिलेंगे वह सारे के सारे एमसीक्यू आपके फिजिक्स के होने वाले हैं, है ना। तो बात करेंगे भैया कि फिजिक्स के कैसे कैसे क्वेश्चंस हमको परीक्षा की दृष्टि से तैयार करने हैं। ठीक है, चलो सबसे पहला क्वेश्चन नोट करेंगे सभी विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर 14 को, 14 नंबर को, और जिसमें प्रश्न हमारा कह रहा है कि धारावाही, है ना, धारावाही वृत्ताकार कुंडली में फेरों की संख्या, पैरों की नहीं फेरों की, ठीक है, फेरों की संख्या n गुना बढ़ाने पर कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा। देखो अगर मैं इस क्वेश्चंस की बात करता हूं भैया तो इस क्वेश्चंस को ऐसे समझो एकदम अच्छे से भाई, है ना, डिटेल से समझो एकदम। जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र B होता है और अगर मैं फेरों की संख्या n की बात करता हूं तो ये अनुक्रमानुपाती होते हैं, यानी जितने में इसको हटा दो, यानी n जो होता है भैया ये हमारे अनुक्रमानुपाती B होता है, यानी जितनी ज़्यादा हम फेरों की संख्या बढ़ा देंगे उतनी ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ जाएगी। यानी यदि हमने फेरों की संख्या n गुना बढ़ा दी है तो n गुना हमारे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यानी n गुना हमारी जो कह सकते हो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वह बढ़ जाएगी। अगर मैं वृत्ताकार कुंडली में फेरों की संख्या को n गुना बढ़ा देता हूं तो उतनी ही हमारी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, सभी विद्यार्थी एकदम अच्छे तरीके से प्रश्न को नोट कर लेंगे भैया। अब चलो बात करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 15 की, और 15 नंबर क्वेश्चन को नोट करते हैं और इसके सही उत्तर का जानने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। अगर मैं प्रतिरोध के मात्रक की बात करता हूं, अगर मैं बात करता हूं कि प्रतिरोध का मात्रक हमारा क्या होता है, तो सभी को पता है एकदम आसानी से कि प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वह हमारा ओम होता है, और ओम को जो डिनोट करते हैं हम लोग कुछ इस तरीके से डिनोट करते हैं। तो इस चीज़ को एकदम अच्छे से सभी विद्यार्थी नोट कर लेंगे भैया। अब चलो बात करते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 की। तो जैसा कि आपने देखा ऑप्शन नंबर हमने ओम बताया था, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर आप लोगों का ओम दे रखा है ना, इसको कुछ इस तरीके से डिनोट करते हैं, तो कहीं कहीं पर इस तरीके से भी दे रखा होगा, है ना। केवल आपको याद रखना है प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, जिसको ऐसे डिनोट करते हैं हम लोग और ऐसे भी डिनोट करते हैं। ठीक है भाई, चलो प्रश्न नंबर 16 को नोट करेंगे भैया सभी विद्यार्थी, और जितने भी स्टूडेंट क्लास को देख रहे हैं भैया लाइक शेयर जरूर से कर देना, है ना। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 16 को नोट करो।
कि ओम के नियम के अनुसार विभवांतर तथा धारा के बीच ग्राफ एक होगा। अगर मैं विभवांतर की बात करता हूं, विभवांतर हमारा v होता है। अगर मैं धारा की बात करता हूं, धारा हमारी I होती है। तो v और I के बीच में हमारा जो ग्राफ होगा वह कैसा होगा, तो वह हमारा होगा एक सरल रेखा। अब ये सरल रेखा कैसे होगा जरा देखो यहां पर समझो। अगर मैं v को यहां कर लेता हूं, v के लिए ग्राफ मैं ऊपर को दर्शाता हूं और धारा के लिए ग्राफ मैं इधर को दर्शाता हूं, तो आप सभी को पता होना चाहिए जो हमारा विभवांतर होता है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है I के, है ना, यानी कि अनुक्रमानुपाती होता है I के, यानी जितना विभवांतर बढ़ाएंगे उतनी धारा बढ़ेगी। अब देखो इस विभवांतर के चिन्ह को हटा करके हम यहाँ पर एक बराबर का चिन्ह लगाते हैं। जब बराबर का चिन्ह लगाते हैं तो यहाँ पर हमारा एक कह सकते हो कांस्टेंट वैल्यू R आ जाती है, जिसको हम प्रतिरोध से डिनोट करते हैं। तो V बराबर हो जाता है V बराबर IR, ठीक है, V बराबर IR। तो V बराबर IR। अब हम क्या करते हैं, जब हम V बराबर IR निकालते हैं तो R हमारी एक सीधी रेखा प्राप्त होती है ना। तो इस वजह से हम हमारा जो होता है कह सकते हो ओम के नियम के अनुसार विभवांतर और धारा के बीच में जो हमें ग्राफ प्राप्त होता है वह एक सीधी रेखा होती है, यानी एक सरल रेखा होती है। तो सभी विद्यार्थी नोट कर लो भैया, अगर प्रश्न आपके परीक्षा में 100% आएगा तो आपको सरल रेखा लगा के आना है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 17 नोट करो भैया सभी विद्यार्थी, है ना। 17 नंबर क्वेश्चन नोट करेंगे सभी विद्यार्थी कि एक विद्युत यूनिट बराबर होता है। देखो विद्युत यूनिट, अगर मैं विद्युत यूनिट की बात करता हूं तो एक विद्युत यूनिट बराबर होता है किलोवाट घंटा। एक विद्युत यूनिट बराबर क्या होता है, एक यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा, ठीक है भाई। इस प्रश्न को आपको यानी इस क्वेश्चन को आपको याद कर लेना है कि एक विद्युत यूनिट बराबर होता है क्या, तो किलोवाट घंटा, ठीक है। चलो अगला प्रश्न नंबर 18 नोट करो भाई। बहुत आसान सा प्रश्न है, यहां से आपके सारे के सारे एकदम आसानी से याद हो जाएंगे। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है, तो आसान सा प्रश्न है। तो स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वह हमारी होती है 25 सेंटीमीटर, यानी 25, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी का मतलब होता है वह न्यूनतम दूरी कि हम लोग अगर किसी वस्तु को कम से कम दूरी पर रखेंगे तो वो जहाँ पर हमारी धुंधली नहीं मतलब कि जहाँ हमारी कम से कम दूरी पर धुंधली दिखाई देने लगेगी वह हमारी न्यूनतम दूरी होगी, है ना। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती 25 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो अगला प्रश्न पत्र यानी प्रश्न नंबर 19 है कि चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई पड़ता है, तो हमेशा चंद्रमा से देखने पर आकाश काला दिखाई देता है, ठीक है, सभी ने सुना भी होगा। चलो अगला प्रश्न नंबर 20 कह रहा है कि आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो आंख में प्रवेश करने वाले जो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है वह हमारा होता है आइरिस, वह हमारी होती है आइरिस। आइरिस को हम लोग 3 तरीके से बोलते हैं। आइरिस को हम लोग कह सकते हो कि इसको हम लोग बोलते हैं पुतली, है ना, और इसको हम लोग बोलते हैं परितारिका, ठीक है। तो 3 नाम इसके होते हैं, आइरिस, पुतली, परितारिका। 3 में से कोई अगर एक आता है तो उसको आपको टिक लगा देना है। जैसे कि पुतली और आइरिस आया तो मैं इसको बिल्कुल टिक सही लगा दूंगा, है ना। तो यहाँ से देखिए जितने भी विद्यार्थी क्लास को देख रहे हैं भैया, जितने भी स्टूडेंट क्लास को देख रहे हैं भाई, सबसे पहले यहाँ देखो ध्यान से, मैंने आप लोगों के लिए 20 क्वेश्चंस करा दिए हैं। आपका कर्तव्य बनता है कि भैया ये 20 क्वेश्चंस आपको एग्जाम से पहले एकदम रट के जाने हैं, एकदम रट के, ये छोड़ के नहीं जाने हैं। इस चीज़ को आपको याद कर लेना है, ठीक है। सारे के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मैंने वह क्वेश्चंस आपके सामने प्रस्तुत किए जो क्वेश्चंस आपके परीक्षा में 101% आएंगे, है ना भाई। चलो अब मैं डिस्कस करने वाला हूं ऐसे क्वेश्चंस इस प्रश्न पत्र के जो कि भैया आपको परीक्षा में 50 नंबर देके जाएंगे, है ना। और 50 नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि 50 नंबर के क्वेश्चंस को अगर आपने ध्यान से नहीं समझा तो ये समझ लो आप लोग 70 में 60 या फिर 65 या फिर 70 में 70 नंबर कभी नहीं ला पाओगे। तो चलो देखते हैं और सारी चीज़ों को एकदम अच्छे से समझते हैं। तो चलो भाई अब यहाँ से मैं डिस्कस करने वाला हूँ खंड बा को, यानी अभी को मैंने आपको बताया था कि खंड बा हम लोग डिस्कस करेंगे, और जिसमें हमारे सारे के सारे प्रश्न पत्र यानी प्रश्न जो रहने वाले हैं इस प्रश्न पत्र के वो 50 नंबर के क्वेश्चंस होंगे, यानी 50 नंबर वाले वर्णात्मक क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं, है ना। यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ कि फिजिक्स में मैं आपको डिस्कस कराऊंगा कि फिजिक्स के कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, है ना, केमिस्ट्री के कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं,
और आपके बायोलॉजी के कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो सारी चीज़ें आपके साथ एकदम डिटेल से तो नहीं, लेकिन हम इतना डिस्कस कर देंगे भाई कि आप लोगों को मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बता दूंगा जो क्वेश्चंस अगर आप एग्जाम से पहले तैयार कर लेते हो तो डेफिनेटली आप 70 में 70 नंबर साइंस में स्कोर करके आने वाले हो, है ना। तो चलो भाई, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इस वर्णनात्मक क्वेश्चंस का उपखंड नंबर का, यानी उपखंड का को मैं डिस्कस करने वाला हूं। और इस उपखंड का के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूं सबसे पहले आप लोगों की केमिस्ट्री को। सबसे पहले मैं केमिस्ट्री को देखने वाला हूं। तो देखो, सबसे पहला प्रश्न हम लोगों का यहां पर है, जो कि हर साल आप लोग नोट कर लेना, यह क्वेश्चन आपको परीक्षा में जरूर देखने को मिलेगा कि निम्न विक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। मतलब यह क्वेश्चन तो 100% श्योर है। संतुलित रासायनिक समीकरण का एक क्वेश्चन एकदम 101% फिक्स है भैया। हर एक प्रश्न पत्र में संतुलित रासायनिक समीकरण से एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। आपको क्वेश्चन दे देगा और आपसे कहेगा इस समीकरण को संतुलित कीजिए। जैसे कि अगर मैं पहले प्रश्न की बात करता हूं तो यहां प्रश्न कह रहा है कि सोडियम ऑक्साइड को जल में घोला जाता है। अगर मैं सोडियम ऑक्साइड की बात करता हूं तो सोडियम ऑक्साइड हमारा होता है, कह सकता हूं इसको मैं NO2, ये हमारा सोडियम ऑक्साइड होता है, NO2। तो सोडियम ऑक्साइड को जब मैं जल H2O में घोरता हूं तो आप सभी को पता होगा भैया कि हमारा जो बनकर तैयार होता है वह आपका होता है NaOH बन के रेडी होता है, 2NaOH। तो आपको 2NaOH ये जो बना है NO2 से और H2O से मिलकर, इसको आपको बैलेंस करना है। ऐसे आपका दूसरा है कि सोडियम सल्फेट यानी कि भैया Na2SO4 विलयन को जब बेरियम क्लोराइड यानी कि BaCl2 यानी BaCl2 के साथ, यानी इस सोडियम सल्फेट यानी Na2SO4 की क्रिया जब BaCl2 के साथ भैया जब करा देते हैं तो हमारा आपस में दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, और बनाने के बाद आपको इसको बैलेंस यानी कि संतुलित भी करना पड़ेगा। तो इन चारों के चारे क्वेश्चंस को स्क्रीनशॉट ले लो और भैया आपको मैं बता देता हूं कि चारों के चारों को आंसर कैसे आपको ढूंढना है, मैं आपको बता देता हूं। वो भी देखो, इन चारों के चारों क्वेश्चंस का आंसर आपको ढूंढना कहां से, मैं आपको बता देता हूं। देखो, आपको सबसे पहले चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर लेना है, चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर लेना है। हाँ, गूगल वाली चैट जीपीटी, गूगल में एक ऑप्शन आ गया चैट जीपीटी वाला, सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे। वहां से आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर नोट कर लेने हैं। एक अलग से आपको इसकी नोट्स तैयार कर लेनी भैया। और जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं 50 नंबर वाले क्वेश्चंस के, अगर आपने तैयार कर लिए तो 70 में 70 लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, चलो आगे के सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और बात करते हैं। चलो भाई, यहां पर देखो आपका जो अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन नंबर 2 है ना। अब यहां पर हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित पदों को उदाहरण सहित समझाइए। आसान से क्वेश्चंस हैं। गूगल में जाना, गूगल में सर्च कर लेना भैया, है ना। गूगल में सर्च कर लेना, गूगल में एक ऑप्शन आ गया चैट जीपीटी वाला, है ना, चैट जीपीटी वाला। वहां से सारे प्रश्न के आंसर आपको एकदम आसान से सरल सुबोध भाषा में मिल जाएंगे। मैं भी वही करता, मैं भी आपके सामने क्वेश्चन लिखता, टाइम लगता, तो आप स्वयं से इनके आंसर ढूंढ लेना। देखो, संक्षारण क्या होता है? संक्षारण एक वह प्रक्रिया होती है जिसमें हमारी जो लोहे की धातुएं होती हैं वो ऑक्सीजन यानी O2 के संपर्क में आने से संक्षारित हो जाती हैं। वही प्रक्रिया हमारी संक्षारण कहलाती है। ऐसे ही हमारी विकृत गंधिता है। विकृत गंधिता क्या होती है? जब हमारी कोई भी वसा यानी तेल जो हमारे घर में बनाए गए भोजन होते हैं, तेल से बनाए जाते हैं। जो भी भोजन होते हैं सभी तेल से ही बनते हैं। तो जो भी हमारे भोजन होते हैं, जब ये ऑक्सीजन के संपर्क में लंबे समय तक रखे रहते हैं तो इनमें हमारी दुर्गंध आने लगती है। और ये दुर्गंध क्यों आती है? क्योंकि हमारा जो भोजन होता है इसमें विकृतता आ जाती है, यानी भोजन हमारा खराब हो जाता है। और भोजन के खराब होने की प्रक्रिया को हम लोग विकृत गंधिता कहते हैं। इन दोनों को भैया उदाहरण सहित आप लोग एकदम अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, चलो, दोनों के लिए 2-2 नंबर आपको दिए जाएंगे। 4 नंबर का क्वेश्चन हमारा है ना। चलो भाई, आगे क्वेश्चन नोट करो, क्वेश्चन नंबर 3 को। चलो, प्रश्न नंबर 3 को नोट करेंगे सभी विद्यार्थी। 2 नंबर का क्वेश्चन है कि आयनिक यौगिक से आप क्या समझते हो। नोट कर लो भाई, बहुत ज्यादा रिपीटेड प्रश्न हमारा है। ठीक है, ऐसे ही दूसरा नंबर क्वेश्चन 2 नंबर का है कि सल्फाइड अयस्क से जिंक धातु के निष्कर्ष को रासायनिक समीकरण देते हुए समझाइए, है ना। तो नोट कर लो इस वाले 2 नंबर वाले प्रश्न को भी, है ना। चलो भाई, आगे हम लोग बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस को। तो देखो, यहां पर हमने जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस किए, है ना, यहां पर देखो मैंने जितने भी प्रश्न आपके सामने डिस्कस किए भाई, वह सारे के सारे क्वेश्चंस आपके 6 नंबर वाले 2 नंबर वाले क्वेश्चंस थे, है ना। हालांकि एक प्रश्न आपका जो आएगा परीक्षा में वो पूछा 4 नंबर का ही जाएगा, है ना। एक प्रश्न जो आएगा वो पूछा 4 नंबर का ही जाएगा, लेकिन उसमें 2-2 नंबर के 2 प्रश्न आ जाएंगे। तो यानी मैं यहाँ पर मैंने आपको 4 नंबर वाले
दो प्रश्न डिस्कस किए। अब मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं 6 नंबर का एक क्वेश्चन जो आपके पेपर में आता है, लेकिन उसमें भी दो प्रश्न आपके दिए जाते हैं। सबसे पहला ये क्वेश्चन है, दूसरा नंबर ये क्वेश्चन है। अथवा में आए, दोनों में से करना आपको एक ही है। ठीक है भाई। चलो भाई, सबसे पहला प्रश्न आपको पेपर में कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा कि भैया एक क्वेश्चन आएगा, केवल एक क्वेश्चन, और थोड़ा सा लंबा होगा। इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इस बात को आप याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट डाल के टिक लगा लो इसको, कि जो हमारा एथिल अल्कोहल होता है, इसको बनाने की रासायनिक समीकरण आपको देनी है ना, और इसका आपको सूत्र भी लिखना पड़ेगा। रासायनिक सूत्र बाकायदा, मतलब एथिल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, रासायनिक समीकरण इसको देना पड़ेगा, है ना। इसका आप लोग अणुभार भी लिख देना, मतलब पूरी कंप्लीट जानकारी एथिल अल्कोहल के बारे में आपको देनी है, तभी जाकर के आपको 6 नंबर मिलेंगे। और इसकी पूरी व्याख्या आपको करनी है, इसके रासायनिक गुण, भौतिक गुण, और साथ ही साथ इसके जो उपयोग होते हैं वह भी आपको लिखने हैं, तब जाके आपको 6 नंबर मिलेंगे। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने एक बार एथिल अल्कोहल को अच्छे से तैयार कर लिया, गारंटी दे रहा हूं कि एथिल अल्कोहल बोर्ड परीक्षा में हर साल आता है, एक बार तैयार कर लोगे तो भैया 6 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। ठीक है, चलो। ऐसे ही अगला क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेगा अथवा में, उसमें आपके 3 प्रश्न आएंगे, है ना। कभी कभी आपसे प्रश्न कह सकते हो परीक्षा में 6 भी पूछे जाएंगे, और जो 6 क्वेश्चंस आएंगे उसमें आपकी कह सकते हो कि रिएक्शंस पूछी जाएंगी। यहाँ पर आपकी रिएक्शंस नहीं आई हुई हैं, यहाँ पर आपकी पूछी गई हैं टिप कैसे प्राप्त, हालांकि यहाँ पर भी रिएक्शंस ही आई हुई हैं, यहाँ पर भी भैया रिएक्शंस ही आई हुई हैं। कभी कभी क्या होता है कि 3 आपसे टिप्पणी पूछ देता है, कभी कभी 3 टिप्पणी पूछ देता है, लेकिन यहाँ पर आपसे रिएक्शन पूछी गई हैं। तो सबसे पहली रिएक्शन है कि एथेन से मेथेन कैसे प्राप्त करोगे, है ना। एथिल, एटिल नहीं होता, यहाँ पर एथिल कर लो, एथिल। तो एथिल ब्रोमाइड से एथिलीन कैसे प्राप्त करोगे, सोडियम क्लोराइड से सोडियम कार्बोनेट कैसे प्राप्त करोगे। तो भैया 2-2 नंबर के दोनों ही प्रश्न हैं, अच्छे से एकदम नोट कर लो, और 6 नंबर के क्वेश्चंस आपके पेपर में आने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने डिस्कस की केमिस्ट्री। जितने भी विद्यार्थी क्लास को देख रहे हैं, गूगल में सारे क्वेश्चन सर्च करके इनके आंसर नोट कर लेना। इतना काम आप स्वयं से कर लेना भाई। 70 में 70 भाई आप जरूर प्रश्न पत्र हल करने के बाद अब लाने वाले हो। ठीक है, चलो अब मैं डिस्कस करूंगा माय डियर स्टूडेंट्स उपखंड खा को, है ना। जितने भी विद्यार्थी क्लास को देख रहे हैं, लाइक कर देना अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है ना। और जिस भी सब्जेक्ट में आपको मॉडल पेपर चाहिए हो, आप कमेंट कर देना, मैं आपके लिए मॉडल पेपर हर सब्जेक्ट का कराने वाला हूं, है ना। चलो भाई, जिससे कि आपको तैयारी में कोई भी दिक्कत ना हो 70 में 70 लाने में। ठीक है भाई, चलो बात करते हैं यहां पर हम लोग। चलो भाई, अगर मैं बात करता हूं यहां पर, तो सबसे पहले देखो खंड खा में मैं डिस्कस करने वाला हूं बायोलॉजी को, है ना भाई। बायोलॉजी को डिस्कस करने वाला हूं। तो देखो बायोलॉजी का सबसे पहला प्रश्न, और हमारे इस प्रश्न पत्र का 5वां क्वेश्चन, कि पाचन तंत्र क्या है। पाचन तंत्र क्या, बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट डाल करके भैया इसको आप 2026 के लिए एकदम अच्छे से नोट कर लो, है ना। तो पाचन तंत्र क्या होता है, पाचन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइएगा, और एकदम अच्छे से 4 नंबर के लिए प्रश्न आप तैयार कर लो, है ना। इसमें आप तो बाकायदा एकदम स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना है, मतलब कि पाचन तंत्र का आपको चित्र बनाकर हर एक भाग का, है ना, हर एक भाग का आपको नाम लिखना है ना। इस प्रश्न का आंसर भी आपको गूगल से एकदम आसानी से मिल जाएगा। सारे प्रश्न के आंसर आपको गूगल चैट जीपीटी से ढूंढ करके नोट जरूर कर लेने आंसर को। ठीक है, चलो भाई, अगला प्रश्न नंबर 4 नंबर का आएगा परीक्षा में, जिसमें आपके 2-2 नंबर के 2 प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि लसिका तथा रक्त में कोई 2 अंतर लिखिए। दूसरा क्वेश्चन है कि मानव हृदय में रक्त परिसंचरण और दोहरा परिसंचरण क्यों कहलाता है, मतलब मानव हृदय में जो रक्त परिसंचरण होता है इसको हम लोग दोहरा परिसंचरण तंत्र क्यों बोलते हैं, इसको 2 नंबर में आपको बताना है ना। चलो भाई नोट कर लो। अब मैं बात करने वाला हूं आगे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों की। चलो भाई, यहां देखो, अब जितने भी विद्यार्थी क्लास को देख रहे हैं, है ना, सभी लोग क्लास को लाइक कर देना अगर लाइक नहीं किया है तो। देखो अब मैं डिस्कस करने वाला हूं 6 नंबर वाला बायोलॉजी का क्वेश्चन। ठीक है, सेम वैसा ही प्रोसेस होता है जैसा कि केमिस्ट्री में था, कि भैया एक क्वेश्चन आपको तो बहुत बड़ा देखने को मिलेगा, है ना, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी, लेकिन एक ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें 3 प्रश्न आएंगे। तो अगर 3 क्वेश्चन आएंगे तो 6 नंबर के, मतलब अगर 6 नंबर के क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन आएंगे तो 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा।
अगर आपसे 6 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो भैया 6 नंबर के हिसाब से हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। तो यहाँ पर ये 3 क्वेश्चंस पूछे गए तो 2-2 नंबर के तीनों क्वेश्चंस हमारे रहने वाले हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, सबसे पहले प्रश्न पत्र को पढ़ते हैं। तो प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित को उदाहरण देकर समझाओ। तो सारे क्वेश्चंस में आपको उदाहरण देना है ना। तो पहला प्रश्न है कि पुनरुद्भवन और मुकुलन में अंतर बताइए। पुनरुद्भवन क्या होता है और ये दोनों की आपको डेफिनेशन के साथ इसका उदाहरण देना है। ऐसे ही आपको स्वपरागण और परपरागण के बीच में अंतर तो लिखने ही लिखने हैं, साथ में आपको उदाहरण भी देने हैं। पुनरुद्भवन क्या होता है इस पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको उदाहरण देकर देनी है ना। तो नोट कर लो भैया, वेरी के वेरी कह सकते हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये तीनों के तीनों आपके बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन हैं। पुनरुद्भवन, स्वपरागण, परपरागण, पुनरुद्भवन और मुकुलन बहुत ज़्यादा रिपीटेड प्रश्न है ना। चलो भाई, आगे आप लोगों का एक ऐसा प्रश्न आएगा जो कि भैया एक होगा लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, है ना, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। तो प्रश्न है कि कायिक प्रवर्धन, जिसको हम लोग कायिक जनन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया, कायिक जनन भी इसको बोलते हैं। तो कभी कभी प्रश्न पत्र में आपसे क्वेश्चन में कायिक जनन भी पूछ दिया जाएगा कि भैया कायिक जनन क्या होता है ना, इससे आप क्या समझते हो, है ना, इसकी विभिन्न विधियों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। कायिक प्रवर्धन से आप क्या समझते हो, इसकी विभिन्न विधियों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो 6 नंबर का प्रश्न पत्र में ये क्वेश्चंस हर साल आता है ना। तो नोट कर लेंगे भैया सभी विद्यार्थी एकदम अच्छे से सारे क्वेश्चंस को। तो यहाँ से आपकी बायो मैंने एकदम अच्छे से आपको बताई, है ना। तो बायो के सारे 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन, सारे 6-6 नंबर वाले क्वेश्चन अच्छे से नोट कर लो, है ना। चलो भाई, अब मैं डिस्कस करने वाला हूं उपखंड गा को। देखो, उपखंड गा में आपके प्रश्न पत्र में मैंने ली है फिजिक्स। अब यहां पर जो आपके पेपर में उपखंड गा में देखने को मिलेगी अधिकतर वो आपकी फिजिक्स ही होगी। तो देखो, फिजिक्स के कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके पेपर में आने वाले हैं, सारी चीजें आपको बताने वाले हैं। चलो भाई, तो सबसे पहला प्रश्न पत्र में देखो 8वां नंबर क्वेश्चन है और हमारा इस पेपर का भाई प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर पहला है फिजिक्स का। जितने भी प्यारे भाई क्लास को देख रहे हैं, जितने भी प्यारे साथी क्लास को देख रहे हैं, फिजिक्स का पहला क्वेश्चन हमारा है कि ओम का नियम क्या है, विद्युत परिपथ की सहायता से नियम का सत्यापन कीजिएगा। तो देखो, आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ एकदम अच्छे से, पेपर में जो आपकी फिजिक्स आएगी, फिजिक्स आपकी जो पेपर में पूछी जाएगी ना, उसमें आपके क्वेश्चंस में 3 तरीके से प्रश्न आएंगे भाई, 3 तरीके से प्रश्न आएंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले आपके पेपर में डेरिवेशन या फिर न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, न्यूमेरिकल्स टाइप क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। दूसरे आपके जो होंगे भाई डेरिवेशन टाइप क्वेश्चंस होंगे। तीसरे जो होंगे आपके डेफिनेशन टाइप क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस, डेरिवेशन टाइप क्वेश्चंस और आपके डेफिनेशन टाइप क्वेश्चंस, फिजिक्स में आपको इन 3 तरीकों से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है भाई, चलो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं, पहला क्वेश्चन हमारा ये हमारा डेरिवेशन टाइप क्वेश्चन है। तो इसको नोट कर लेना भैया, इसमें आपको फिगर भी बनाना पड़ेगा, है ना, और कुछ चीज़ें भी आपको इसके साथ लिखनी पड़ेंगी। तो नोट कर लो कि ओम का नियम क्या होता है, विद्युत परिपथ की सहायता से नियम का सत्यापन कैसे करते हैं। 100% भैया ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आने वाला है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन नंबर है अथवा में। देखो, मैंने आपको बताना भूल गया कि फिजिक्स हमारी थोड़ी सी अलग होती है ना। इसमें 2 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको कोई भी एक क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन हमारा है कि एक 250 ओम प्रतिरोध के तार में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने से ऊर्जा व्यय की दर ज्ञात कीजिए। तो इसको नोट कर लो 4 नंबर में। ये हमारा एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है ना, ये हमारा एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। तो भाई इसको नोट कर लेंगे सभी विद्यार्थी। इसके बाद प्रश्न नंबर अगर मैं 9 की बात करता हूं तो देखो, यहां पर फिजिक्स में हमारा क्वेश्चन है कि एक चालक तार का प्रतिरोध 10 ओम है ना। यहां पर आप तार नोट कर लो, तार की लंबाई को 2 गुना तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए तो तार का प्रतिरोध क्या होगा। 4 नंबर का न्यूमेरिकल हमारा है ये। ठीक है, न्यूमेरिकल। चलो भाई, अथवा में देखो क्या पूछा गया है, चलो बात करते हैं। तो यहां पर देखो भाई, अथवा में जो हमसे क्वेश्चंस पूछा गया है वह हमारा है 4 नंबर में, है ना। ये हमारा भी एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस है ना, लेकिन ये आसान सा न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस है। क्वेश्चन कह रहा है किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी हमको 15 सेंटीमीटर दे रखी है ना। कह रहा है कि बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा जो हमारा बिंब है ना,
कह रहा बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बिंब का, कह रहा कि बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन हमको एम भी ज्ञात करना है। तो नोट कर लो भैया, 4 नंबर में पूछा जाने वाला प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर का मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, डाल के इसको तैयार जरूर कर लेना। चलो भाई, अब डिस्कस करने वाले हैं 6 नंबर वाले क्वेश्चंस को, है ना। तो एक चीज याद कर लेना कि 6 नंबर वाला जो हमारा क्वेश्चन आएगा उसमें हमारा एक डेरिवेशन टाइप क्वेश्चन तो आपको हर एक प्रश्न पत्र में देखने को मिलने वाला है, जिसमें हमारा एक क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए किसी विद्युत बल्ब का जो सामर्थ्य होता है उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमणपाती होता है। चलो नोट कर लो भैया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10वें में देखो, ये हमारा एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, तो आप इसको भी नोट कर लेना, और दोनों में से कोई अथवा में से एक प्रश्न पत्र आपको प्रश्न पत्र में करके आना है ना। तो इस तरीके से देखो, आज की इस क्लास के अंदर जितने भी प्यारे साथी क्लास को देखे होंगे, आज की इस क्लास को देखने के बाद ना तो फिजिक्स में कोई डाउट रहा होगा, ना तो केमिस्ट्री में कोई डाउट रहा होगा, ना तो बायो में। और यहाँ तक कि आज की इस क्लास को देखने के बाद मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आप अगर हमारे चैनल के साथ जुड़कर तैयारी करते हो, हर एक वीडियो को देखते हो, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि 95+ मैं आपके हर सब्जेक्ट में दिला दूंगा। इस प्रश्न पत्र के बस सारे क्वेश्चन अच्छे से एग्जाम से पहले तैयार कर लेना बस।